गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर रासायनिक संयोजन के नियम को बताया था। आप लोगों को बताया था कि 5 नियम होते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम। फिर उसके बाद आप लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और लॉ ऑफ गैलुसैक अर्थात गैलुसैक का गैसी नियम। आप लोगों को इतना मैं आप लोगों को पिछले टर्म बता दिया था। आज मैं इन सब का डिफिनीशन और एग्जाम्पल्स बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के विषय में बताने जा रहा हूं। देखिएगा बच्चों, इस नियम का जो प्रतिपादन किया था एक वैज्ञानिक थे, रशियन वैज्ञानिक एम बी लोमोनोसॉव ने प्रतिपादित किया था। एम.बी. लोमोनोसॉव ने प्रतिपादित किया था 1756 में। इन 1576 में रशियन वैज्ञानिक एम.बी. लोमोनोसॉव ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था, अर्थात दिया था। इस नियम के अनुसार अर्थात द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से सुनिएगा, यही है आपकी परिभाषा कि मैंने क्या बोला। रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट बनता है उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हम गर्म करेंगे, गर्म करने का प्रतीक है, तो गर्म करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताया जाएगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का रहेगा, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और क्या है आपका प्रोडक्ट। जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही द्रव्यमान क्या रहेगा बच्चों, प्रोडक्ट का रहेगा। रिएक्टेंट मीन्स होता है विकारक, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, उत्पाद। अब देखिएगा यहाँ हम द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे। सभी के एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐड करके जितना आएगा वही इसका क्या माना जाएगा, द्रव्यमान माना जाएगा, मोलर द्रव्यमान हो जाता है। देखिए कैल्शियम का कितना होता है, यहाँ 40 होता है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। और यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। लेकिन इसमें कितने हैं ऑक्सीजन, 3 है, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 40, 12, 52 और 16 3 48, कितना हो गए, 100 ग्राम। तो अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर द्रव्यमान आया कितना आया बच्चों, 100 ग्राम आया, ग्राम अणुक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ पर अब हमें रिएक्टेंट का द्रव्यमान कितना आया, 100 ग्राम आया। अब प्रोडक्ट का देख लीजिए, कैल्शियम का आप जानते हैं 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ही ऑक्सीजन है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 16। अब इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा। अब 56 और 44 को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 100 ग्राम। इस अभिक्रिया से बच्चों यह सिद्ध हो जा रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट का होता है उतना ही द्रव्यमान क्या होता है, प्रोडक्ट का। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम जब
HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। इसका निकाल लीजिए। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो गया। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा यहाँ 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 ग्राम आ गया। ठीक, अब यहाँ इसका हाइड्रोजन का 1 होगा और क्लोरीन का 35.545 होता है, लेकिन 5 मान लिया जाता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 36.5 हो गया। 36.5 और इन दोनों को क्या ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ 76 पॉइंट कितना आ गया, 5 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 76.5। अर्थात इस रिएक्टेंट का जो वेट आया है 76 पॉइंट कितना आया है, आपका 5 ग्राम आ गया। अब चलिए इसका देखिए, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है बच्चों, 35.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 अर्थात 58.5 ग्राम हो गया। अब इन दो इसको जोड़िए, हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, 2 गुणे 1 हो गया। ऑक्सीजन 16 है, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 ग्राम हो गया। यहाँ इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 76.5 ग्राम। इस रिएक्शन से भी अर्थात इस अपक्रिया से भी यह सिद्ध होता है कि रासायनिक अपक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या रहता है बच्चों, अपरिवर्तित रहता है। चलिए यहाँ मैं आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता दिया आपको विथ उदाहरण सहित। मैं आप लोगों को अगला नियम बताने जा रहा हूं, क्या, निश्चित अनुपात का नियम। क्या, निश्चित अनुपात का नियम। बच्चों आप लोग वीडियो को रोककर नोट्स बनाते रहें, ठीक, और आप लोग पढ़ते रहें। देखिए यहाँ दूसरा नियम हमारा बच्चों निश्चित, या इसी को एक और नियम से जानते हैं, या स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। अब देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक, अब यहां देखिए निश्चित अनुपात का नियम। तो बच्चों निश्चित अनुपात का जो प्रतिपादन किया था फ्रेंच वैज्ञानिक जेएल प्राउस्ट ने, कौन से, जेएल प्राउस्ट ने इन 1797 में प्रतिपादित किया था। तो निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम बच्चों फ्रेंच वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक, फ्रेंच वैज्ञानिक जेएल प्राउस्ट ने इन 1797 में क्या किया था, प्रतिपादित किया था, अर्थात दिया था। इस नियम के अनुसार अर्थात निश्चित या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार बच्चों एक यौगिक में, मेन पॉइंट देखिएगा, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। डेफिनेशन सुनिएगा, एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व निश्चित भारानुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने ले लिया बच्चों, यहाँ वाटर ले लिया है, क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो हमें क्या करना है, इसमें वाटर और हाइड्रोजन का जो भारानुपात होता है एक निश्चित भारानुपात में क्या रहते हैं, संयुक्त रहते हैं। अब चलिए हम भारानुपात दिखा दे रहे हैं कैसे संयुक्त रहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 होता है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ 2:16 या 1 क्या कर देंगे, 8। तो इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुपात है क्या है, 1:8 है। तो अर्थात हम जल क्या है, एक यौगिक है। तो इस यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है, निश्चित प्रकार का तत्व है ना। तो निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित भारानुपात में क्या है, संयुक्त है, अर्थात 1:8। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, तो यहाँ देखेंगे 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। कैसे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी 2 है, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यौगिक में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है बच्चों 1 क्या है, 16 है।
इसी प्रकार से मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखिए कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, लेकिन 2 है तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32। तो 3 से 8 से इसको काट दी, 4 से काट दी, 3 चौक 12 और 4 8 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात है वो कितना है बच्चों 3:8। इसी प्रकार से हमारा क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें 12 क्या हो जाएगा 16, इसको आप काट दीजिए 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों मैं आप लोगों को अगले दिन पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।